हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पोस्ट में लिखकर कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिक्स से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स। मैकेनिक्स से आप पहले कौन से टॉपिक्स को कवर करें और कौन कौन से सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर लगातार आईआईटी जैम के जो पेपर हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस सेक्शन में मैकेनिक्स के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो आप फॉलो करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो उन्हीं बुक से आते हैं। सो बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने ऊपर एक पोल क्रिएट किया है, उस पोल पर आप जाइए और उस पोल में पार्टिसिपेट करिए। उसी हिसाब से मैं कुछ न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स, देखिए आपको सामने अभी लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आईआईटी जैम फिजिक्स 2020 एंड मैंने कुछ आईआईटीज़ के लोगो लगाए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है यू हैव 6 to 7 months एंड यू कैन डू इट। ये मेरा एक तरीके से मोटिवेशनल लाइन है जो मेरे हर वीडियो में होगा आईआईटी जैम से रिलेटेड। और आईआईटी जैम इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए, सबसे पहले अब जो आपके सामने है वो है पास्ट ईयर एनालिसिस मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। आपको लेफ्ट हैंड साइड में ईयर दिखेगा लिखा हुआ और राइट हैंड साइड में सेक्शंस लिखे हैं। इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, 2014 में और उससे प्रीवियस वाले पेपर्स में सिर्फ 2 सेक्शंस होते थे, तीसरा सेक्शन नहीं होता था, इसलिए डैश लगा हुआ है 2015 में 14 में। सो अगर हम देखें 2019 के एनालिसिस में तो फर्स्ट सेक्शन में, ए सेक्शन में 5 क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, 6 क्वेश्चंस थे बी सेक्शन में और सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन थे। यानी टोटल मिला के 13 क्वेश्चन जो हैं वो मैकेनिक्स से थे। 2019 में जो 13 क्वेश्चन हैं वो जो है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी से था। 2018 में जो है यही ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और क्योंकि 2018 का जो पेपर था वो 2019 से थोड़ा टफ था, थोड़ा क्या ज़्यादा ही टफ था, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 क्वेश्चंस जो हैं 30% से भी ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से थे। 17 में फिर ये ट्रेंड फिर से ज़्यादा हो गया, 25 क्वेश्चंस जो हैं वो 17 में पूछे गए हैं मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। और आप देख सकते हैं मैकेनिक्स का जो ट्रेंड है वो 2019 में जाके ही खराब हुआ है, नहीं तो हर ईयर में 14, 15, 16, 17, 18 में आप देख सकते हैं 15 से ऊपर ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 से ज़्यादा ही आए हुए हैं। तो इस बार का जो ट्रेंड था वो तो फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि 19 का जो पेपर का जो लेवल था वो जैम का लेवल का था ही नहीं। एक तरीके से +2 के स्टूडेंट ही मैकेनिक्स पे क्वेश्चन कर देते, ऐसे लेवल के क्वेश्चन थे मैकेनिक्स में। सो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को अगर आप देखें तो मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। नोट में अगर आप देखें 2019 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन देयर वर 13 क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी, 12 नहीं 13 क्वेश्चन। सो दिस इज जस्ट अ टाइपो मिस्टेक। तो आपको ध्यान देना है कि जो मैकेनिक्स है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हर एक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये स्किप नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी आपके सामने एनालिसिस है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं ईयर 2017 में आया हुआ है और उस बार भी पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर आसान ही था उस बार भी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने है सिलेबस। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जगह जगह सिलेबस देखते हैं कि ये है आईआईटी जैम का सिलेबस, ये है आईआईटी जैम का सिलेबस, लेकिन सही सिलेबस आपको जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने सिलेबस को ईजी बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स एंड देन सेकंड रोटेशनल मैकेनिक्स एंड देन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो 3 पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि समझने में आपको आसानी हो। सो ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में आपको क्या है, सिलेबस आप देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशंस उसके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉरियोलिस फोर्सेस। फिर सेकंड यूनिट में आपको करना है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड फाइनल यूनिट इन दिस topic in this portion is collision, both collisions, elastic and inelastic। थोड़ा इसका वास्ट है, collision से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी बताऊंगा आपको, इसमें मैकेनिक्स में आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पहले करने हैं।
सो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट टॉपिक पर फर्स्ट पोर्शन का जो यूनिट्स हैं वो 3 नंबर ऑफ यूनिट्स है, 3 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में ये आपके पोर्शन में आते हैं। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है और जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही ईजी वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या है फ्रेंड्स, पहला यूनिट में है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरिएबल मास सिस्टम, जिसमें रॉकेट वाला जो सिस्टम होता है वेरिएबल मास सिस्टम। फिर सेकंड यूनिट है रिजिड बॉडी मोशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, कंबाइंड वाला इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, ऐसे वाला, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्रिंसिपल मूवमेंट्स एंड एक्सिस। इसका जो सेकंड यूनिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके सामने सिलेबस है जो ऑफिशियल है, बिल्कुल सही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैकेनिक्स का जो है ना है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें स्टूडेंट ज़्यादा कुछ ओवर सोचने लग जाते हैं कि ये भी बहुत IIT JEE का जो सिलेबस है वो फॉलो करने लग जाते हैं। देखिए वो सिलेबस नहीं है, वो काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, बट यहाँ पर जो मैकेनिक्स है वो बहुत छोटी है, वो आपके BSc के लेवल का मैकेनिक्स है, वो JEE एडवांस के लेवल का मैकेनिक्स नहीं है। सो नेक्स्ट देखिए अब एंड फाइनल फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। छोटा कहने का मतलब क्या है कि आपको दिखेगा तो ये सिर्फ 2 ही यूनिट्स मिलेंगे इस पोर्शन में, लेकिन इन 2 यूनिट्स में जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स में सब है, पॉइजनली थ्योरम है और पास्कल्स लॉ है, फिर आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड में। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तो मूविंग फ्लूइड में नहीं आएगा, बट बेसिक है वो, इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। सो काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स में जो है वो पॉइजनली थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑयलर्स इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं BSc में शायद आपने पढ़ा होगा इसे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, नॉट इन A1 V1 क्योंकि तो +2 के लेवल पर होता है, आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। यानी d रो बाई dt प्लस वो डाइवर्जेंस ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, वो वाला जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कोई एक रेसिस्टिव फोर्स दे देगा यानी स्टोक्स लॉ के ऊपर दे देगा, देन ग्राफ खींचेगा बोलने के लिए, बोलेगा ग्राफ बताओ इसमें से कौन सा सही है। सो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो स्टोक्स लॉ पर बन जाते हैं। फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके टर्मिनल वेलोसिटी पर बन जाएगा, फिर मतलब बहुत सारे रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, फ्लूइड मतलब किस टाइप के फ्लो में वो क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इस टाइप से जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर आता है, तो आपको देखना है। अभी मैं बताऊंगा इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के ऊपर। ये था सिलेबस का एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं कि सर मेरे को फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना चाहिए पहले, तो फर्स्ट यूनिट में आपको देखिए आप न्यूटन्स लॉ को भूल जाइए, आपको शुरू करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है वो इन्हीं के ऊपर आता है, और हर साल, क्योंकि मैंने देखा है 2019 को छोड़ के 19 वाले पेपर को छोड़ के 18 तक हर ईयर में एक क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन से होता है, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन है, पोलर और सिलिंड्रिकल है। तो इन तीनों ही टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक क्वेश्चन जो है वो हर साल आया हुआ है, यानी 3 क्वेश्चन नहीं लेकिन आया हुआ है, यानी किसी ईयर में सिलिंड्रिकल के ऊपर आया है, किसी ईयर में पोलर के ऊपर आया है, किसी ईयर में कार्टेशियन के ऊपर ही आ गया है, लेकिन आया है क्वेश्चन। लेकिन 19 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 19 में तो पूरा ट्रेंड ही बदल गया इस बार। फिर आपको क्या करना है फर्स्ट यूनिट में ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में, वो है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। अब उसमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल और कॉरियोलिस फोर्स। सेम जो ट्रेंड मैं अभी बता रहा था आपको, हर ईयर देखा ये गया है कि कॉरियोलिस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता रहा है 17 तक और 18 तक, लेकिन पता नहीं क्या हो गया 19 में इसके ऊपर शायद कॉरियोलिस फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, मे बी मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक कि कॉरियोलिस फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। और रोटेटिंग फ्रेम ये इंपॉर्टेंट है, यानी आपको फर्स्ट यूनिट में ये पोर्शन तो पहले ही कवर कर लेने चाहिए, क्योंकि आपने मैकेनिक्स ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ ली होगी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में ही है, इवन फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, मैकेनिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना चाहिए, क्योंकि यू हैव 6 to 7 मंथ्स, और अगर आप मैकेनिक्स को जल्दी कवर कर लेते हैं तो जो बाकी जो टफ वाले पोर्शन हैं सब्जेक्ट, उनको आप बाद में कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम देकर कर सकते हैं। फिर सेकेंड यूनिट में आपको मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, कैपलर्स लॉ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर मतलब आपको पढ़ना है इसको पहले। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि
सेंट्रल फोर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, कैपलर्स लॉ के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो भी जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला पोर्शन होता है पेपर में, वहाँ पर होता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर। फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ कर्ल ऑफ दिस 0 है तो फोर्स का नेचर बताओ, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ दिस 0 है तो फोर्स का नेचर बताओ। तो आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमेशा जो कर्ल ऑफ एफ होता है वो 0 होता है फॉर द कंजर्वेटिव और नॉन 0 होता है फॉर नॉन कंजर्वेटिव। सो ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आता है ज़्यादातर। फिर कोलिजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, कोलिजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स इन IIT JAM। तो आपको कोलिजन के सभी चीज़ें पढ़ लेने हैं। कोलिजन का जो देखिए, मैं कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर नोट्स बताइए, तो नोट्स जो है मैं देना शुरू करूँगा 5 to 6 जुलाई के ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर है या ट्विटर पर है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई सा भी क्वेरी है, आपको कोई सा भी डाउट है, आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर आप जब पूछते हैं नीचे कमेंट में तो मैं बार बार उसे नहीं देखता, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ हर किसी को आंसर देने की, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं देखता मैं बार बार, लेकिन मैं कभी नाइट में 8:30 के आसपास में उसे देखता हूँ, जो सोशल मीडिया है वहाँ पर जाके मैं हर किसी का आंसर देता हूँ। ये मेरा जो मैं आपको बताना था मेरे को, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको नोट्स भी आपको मैं दे दिया करूँगा। सो कोलिजन आपको करना है फर्स्ट यूनिट में। रोटेशनल मैकेनिक्स में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 4 चीज़ें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी रोटेशनल मैकेनिक्स में इन मतलब 50% ऑफ द रोटेशनल मैकेनिक्स जो है वो इन 4 टॉपिक्स में से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आप इनको ज़रूर कर लीजिए एक अच्छी सी किताब से। मैं आपको अच्छी सी किताब भी बताऊंगा अभी, जो कि आप अगर ऑलरेडी है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो सेकंड यूनिट में आपको क्या करना है, सेकंड यूनिट में सिंपली सी बात है, इन सबको अगर मैं समराइज करूं तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन वाले क्वेश्चन, यानी कंबाइंड वाले जो इक्वेशन प्रॉब्लम्स हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन क्या, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। होल क्रिएट कर दिया तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये पता होना चाहिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है तो वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। एक्सिस थ्योरम तो ऑलरेडी आपने +1 +2 में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो सब टॉपिक्स आपको करने हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स में, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों ही यूनिट्स आप पहले कर लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि न्यूक्लियर फिजिक्स का भी सिलेबस बहुत छोटा है, तो आप उसे कुछ मत छोड़िए, उसको सभी कर दीजिए। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस छोटा है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर किसी पोर्शन का सिलेबस ज़्यादा है देन हम कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, और ट्रेंड देख के पता चलता है कि सही में नहीं आया हुआ है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के सभी पोर्शंस में से एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्लूइड मैकेनिक्स का ये वाला जो पोर्शन है वो स्किप कर देना चाहिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आप कुछ मत स्किप करिए, सब कुछ इसमें से कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो द मोस्ट अवेटेड पोर्शन जो आप लोगों को बताना था मुझे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आप क्या फॉलो करें इस चीज़ के लिए, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर जो बुक लिखी है मैंने वो है क्लैपनर एंड कोलेनकोव, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर किताब है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल किताब है। आपको हर एक कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, और जब आप कंसेप्ट समझ लेंगे, जब आप फॉर्मूला समझ लेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एंड में किताब के एक्सरसाइज में, वो प्रॉब्लम को जब आप करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो भी बिल्ड होगा, और अच्छी तरीके से आप जो है एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि किताब बहुत ही ज़्यादा फॉलोइंग किताब है और मैंने भी इसको पढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए कोई एक परफेक्ट किताब नहीं है, नोट्स भी बहुत जगह कम अवेलेबल है, तो आप ये किताब जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले देख रहे हैं और उनके पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज अ सब्जेक्ट है, तो ये जो किताब है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ के लिए, वो है DS माथुर। DS माथुर ने किताब लिखी है एक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसका नाम है। और इन सभी बुक्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी फ्रेंड्स फॉर बाइंग। तो यहाँ पर आपको ये किताब खरीद लेनी चाहिए फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और अगर आपको इंडियन ऑथर से पढ़ना है और कंसेप्ट बिल्ड करना है तो देन आप मैकेनिक्स बाय DS माथुर भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक किताब है जो मैकेनिक्स की किताब है, इंडियन ऑथर की किताब है, किताब अच्छी है, किताब खराब नहीं है, हर एक फॉर्मूले हर एक कंसेप्ट को समझाए हुए हैं उन्होंने, तो अच्छी किताब है। अब अगर मैं बात करूँ एक फाइनल किताब की, क्योंकि जब आप ऊपर के 3 किताबों से पढ़ के आप कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे तो अब आपको और मतलब प्रॉब्लम्स करने हैं। प्रॉब्लम्स ऐसे करने होते हैं फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स वैसे नहीं करने होते कि सिंपली आप कुछ डाटा चेंज कर दो
और एक ही टाइप के क्वेश्चंस के 1000 क्वेश्चंस आप करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर टाइम क्वेश्चंस अलग अलग करने चाहिए, अलग अलग तरीके से सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फॉर अब मैकेनिक्स कंसेप्ट बिल्डिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जनरल फिजिक्स बाई आई इरोडोव के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने भी अभी तक पूरे नहीं लगाए हैं। 600 कुछ क्वेश्चन से मैं 450 तक ही पहुंच पाया हूँ। तो आप सोचिए कि कितनी टफ किताब है ये। टफ किताब कहने का मतलब क्या है, इसमें थॉट लगती है, इसमें सिंपल फॉर्मूला नहीं लगता। फॉर्मूला बाद में जाके लगता है जब आप सोच लेते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 किताबें आपके पास मस्ट है कि होनी चाहिए फॉर मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फॉर IIT JAM। तो लास्ट वाली जो किताब है ये बहुत ही सस्ती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक स्टूडेंट के लिए जो फिजिक्स पढ़ता है। अब फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि जो मतलब एक तरीके से सोचना चाहता है, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको सोचना पड़ता है कि इसमें कह क्या रहा है, इसमें फिर डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। सो इरोडोव इज अ मस्ट फॉर योर IIT JAM प्रिपरेशन। एंड देन फाइनली बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम माई साइड। आप जो है तैयारी करिए और इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी सब टॉपिक्स को पहले कवर कर लीजिए जो भी अभी आपके पास टाइम है। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो आप जनवरी में जाके सोचिए। अभी जो भी चीज़ें हैं वो जो मैं सब टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको पहले कर लीजिए, ताकि टाइम आगे जाके वेस्ट ना हो। क्योंकि अदरवाइज आपको करना क्या है, एक रूटीन, आप लास्ट डेट है आज, ये जून का जो महीना है आज खत्म हो रहा है, कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने रूटीन बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो आज लास्ट डेट है, बना लीजिए फ्रेंड्स, कि आपको जब 6 बजे तक कॉलेज से घर आ जाना है, देन 8 से 10 मुझे पढ़ना है। उसके बीच में आपको जो है किताबों से पढ़ना है, कुछ और चीज़ें नहीं करनी है, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाना है। 2 घंटे आप लगातार ढंग से ही पढ़ाई करेंगे ना तो हो जाएगा आपका। आप हर रोज़ हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ते हैं तो 1 महीने में एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें जो है मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। मैकेनिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम्स को समझना होता है, प्रॉब्लम्स के डायग्राम बनाने पड़ते हैं, फिर उसमें FBD लगाना पड़ सकता है, न्यूटन फ्लो लगाना पड़ सकता है, लेकिन वो सब बेसिक्स है, आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी, तो वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको सोचना पड़ता है कि इसमें लगेगा क्या। उसके लिए आपको एक फिगर तैयार करना पड़ता है माइंड में। फिगर तैयार हो गया तो देन क्वेश्चन ईजी बन जाता है। तो ये सारी बातें जो है मुझे बतानी थी आज मैकेनिक्स के लिए। सो अब तैयारी शुरू कर सकते हैं आप, और जो पोल है उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, बताइए कि वो मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि शायद आपको थर्मल फिजिक्स पर हो, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।